गुड आफ्टरनून 11th क्लास चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने कल की क्लास में स्टार्ट किया था। आप में से जो भी कल की क्लास नहीं ले पाया था तो आज उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो प्लीज आप जरूर देख लें। और उसमें मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लंग्स। लंग्स बच्चों प्लूरल लंग्स डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिन्हें हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से इंजरी से बचाता है। आज बच्चों नया टॉपिक ले रहे हैं हम, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों थोरेसिक केज की। जो केज है जिसमें सबसे ऊपर हमारी ये जो गले की जो बोन्स आती है, क्लेविकल बोन्स है, ये आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में रिब्स हैं, ठीक है, लेटरल साइड में रिब्स हैं। डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रा है। और फ्रंट साइड में ये जो बोन होती है ये स्टर्नम होती है, ठीक है। तो ये रिब केज, इसे हम रिब केज भी कहते हैं, और इसके अंदर जो लंग्स हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये रिब केज किस किस से बनते हैं? क्लेविकल बोन से, वर्टेब्रल कॉलम से, रिब्स से, स्टर्नम से, और लोअर साइड में डायफ्राम पाया जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो डायफ्राम है वो मस्क्यूलर पार्टीशन है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी है और डायफ्राम से नीचे जो है एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो डायफ्राम के अंदर रेडियल मसल्स पाई जाती हैं, और जनरली जो डायफ्राम है वो डोम शेप होता है, लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। ओके। एक और चीज, जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, इनके बीच में भी जो स्पेस है वहां पर मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स है बच्चों, तो इन मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो भी बच्चे आज ही आए हैं, कल की क्लास नहीं ले पाए थे, कल की क्लास का जो वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगा, प्लीज आप जरूर देख लें। उसमें मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाया था। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लंग्स। लंग्स बच्चों मेम्ब्रेन के द्वारा, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, सराउंडेड होता है। लंग्स की मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। अब बात करते हैं हम रिब केज की। रिब केज जो है बच्चों, इसके अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो रिब केज में सबसे ऊपर जो एंटीरियर पार्ट है वहां पर ये क्लेविकल बोन्स आती हैं, ठीक है। डॉर्सल पार्ट में वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आती है। लेटरल साइड में रिब्स हो गई, ठीक है। फ्रंट साइड में रिब्स जो अटैच होती है जिस बोन से, उसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये रिब केज बनाते हैं। और रिब केज के पोस्टीरियर पार्ट में डायफ्राम पाया जाता है जो कि मस्कुलर पार्टीशन है। ये डोम शेप होता है, डोम शेप होता है, इनकी मसल्स रेडियल होती है। और डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो जब डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, तो इससे थोरेसिक कैविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट था रिब केज का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो जरूर बने रहना आप। पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों मैं पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं, आप चाहें तो साथ में रफ कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं।
हम्म बेटा ध्यान से देखिए आप लोग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैंने आपको ये समझाया कि रिब केज के अंदर कौन कौन से बोन्स और पार्ट्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। तो जो आउटर मसल्स होती है उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की ओर होती है उन्हें कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन। ये 2 सेकंड के लिए होता है। ये क्या होता है? 2 सेकंड के लिए होता है और ये एक्टिव प्रोसेस है। ये क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। इसके अंदर बच्चों डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम की मसल्स का, तो डायफ्राम फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो रिब्स हैं वो बाहर की ओर अपवर्ड और आउटवर्ड जो है फैलती है रिब्स, ठीक है। तो जब रिब्स फैलती हैं और डायफ्राम भी फ्लैट हो जाता है, तो अंदर की जो कैविटी है, बच्चों जो अंदर की कैविटी है, जो ये थोरेसिक कैविटी है, ये इंक्रीज होती है। तो थोरेसिक कैविटी जब इंक्रीज होती है तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, तो लंग्स को भी थोड़ा फैलने का चांस मिलता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अंदर का जो वॉल्यूम है या प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बाहर हाई प्रेशर होता है तो एयर है रश करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। इसे हम कहते हैं इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, एंड दिस इज द एक्टिव प्रोसेस, ओके। एंड इट अकर्स फॉर 2 सेकंड, ये 2 सेकंड के लिए होता है। इनहेलेशन हो गया, देन फिर एयर बाहर रिलीज होती है, तो उसके उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या है? जो एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो जो मसल से डायफ्राम की वापस नॉर्मलाइज होती है, तो ये वापस से डोम शेप हो जाती है। यहाँ की जो मसल्स है वो वापस से रिलैक्स होती हैं। तो जो रिब्स है, इंटरकॉस्टल मसल जब रिलैक्स होती है तो जो रिब्स है वो वापस से नॉर्मल सिचुएशन में जाती है। तो रिब्स जब वापस नॉर्मल कंडीशन में जाती है तो एक प्रेशर जनरेट होता है लंग्स के ऊपर, और उस प्रेशर के कारण से लंग्स की जो एयर भरी हुई है वो वापस से बाहर आती है, जो भी एयर है CO2 वगैरह वो बाहर रिलीज होती है, ओके बच्चों। तो इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेस कर दें सारे। ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं और आज नया टॉपिक लेता हूं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स।
हाँ बेटा ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक नए हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पहले भी पढ़े हैं बच्चों। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। लंग्स में जो एयर फिल होती है, आपको मैं बता दूं, जो ब्रोंकियल पार्ट है वहां पर जो एयर फिल होती है उसे हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, और उसका मेजरमेंट है 150 ml। ओके, अब हम बात करें कि लंग्स में जो एयर फिल होती है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, उनकी वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा। यहां पर बच्चों मैं 4 वॉल्यूम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बच्चों। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जितनी एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 500 ml। कितनी है बच्चों? 500 ml है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 6000 ml तक हम एयर इनहेल और एक्सहेल कर देते हैं नॉर्मली। सेकंड लेते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इंस्पिरेटरी, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली हम और कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और ये कितना है? 3000 ml है। फिर लेते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन के बाद में, एयर रिलीज करने के बाद में फोर्सफुली हम कितनी और एयर रिलीज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी वैल्यू है 1100 ml। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। ईआरवी के बाद, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद, फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ने के बाद भी जो एयर लंग्स में पीछे रह जाती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं बेटा? हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और इसको आरवी से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू है 1200 ml। कितनी है? अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 1200 ml। इन शॉर्ट टाइडल वॉल्यूम को कहते हैं टीवी, इन शॉर्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं आईआरवी, और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं ईआरवी। ओके, फिर लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम को इन शॉर्ट आरवी कहते हैं। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो एक बार हाथ ऊपर कर दें, हैंड रेज कर दें। फिर मैं कैपेसिटीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैपेसिटीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। लास्ट तक बने रहना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब लेते हैं नेक्स्ट, जो कैपेसिटीज की मैं बात करूं तो पहले लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इसे इन शॉर्ट हम आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं, और इसको शो करते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को बेटा हम शो करते हैं आईसी बराबर बराबर आईआरवी प्लस टीवी। यानी कि आईआरवी है 3000 और टीवी है 500। मैं वैल्यू बता रहा हूँ, ये नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन में आता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3500 ml, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम एक्सपीरेटरी तो ईसी बराबर हो जाएगा ईआरवी प्लस टीवी। वैल्यू सब मैं फॉर्मूले के द्वारा सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो आप बने रहें क्लास में। हाँ बेटा, मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को डिस्कस करवा रहा हूं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स में जो एयर फिल होती है वो उनको हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको चार ये एडिशनल चीजें हैं जो आप हायर क्लास में ही पढ़ते हैं, 11th में पढ़े, 10th में नहीं पढ़ी आपने, ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले जस्ट बताया, जो बताया था मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये शिखा ने जस्ट अभी एंट्री ली है क्लास के अंदर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार प्रकार की वॉल्यूम है: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चों? जनरली हम नॉर्मल बैठे हैं और नॉर्मल जो इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो जितनी एयर अंदर आ रही है अंदर बाहर रिलीज हो रही है वो टाइडल वॉल्यूम है। उसकी वैल्यू होती है 500 ml। सेकंड है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली जितनी एयर हम अंदर इनहेल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसे IRV से शो करते हैं और इसकी वैल्यू है 3000 ml। कितनी है? 3000 ml है बेटा। ओके चलिए नमन हैंड डाउन कर लो नमन। सेकंड थिंग, नेक्स्ट लेते हैं ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है बेटा? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद फोर्सफुली जितनी एयर हम रिलीज कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसे हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं और उसकी वैल्यू आती है 1100 ml। ओके नेक्स्ट लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुली हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में बची रह जाती है दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम और उसका वैल्यू है 1200 ml। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लंग कैपेसिटीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बनता है, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी साइंस के फील्ड में जाएंगे तो बहुत जरूरी है समझना। मैं पहले वैल्यू लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। एक सेकेंड बच्चों में हाँ बेटा ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं लंग की कैपेसिटीज को। लंग की कितनी क्षमता है, कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है। फर्स्ट लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इनहेलेशन और फोर्सफुली इनहेलेशन, इनको जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या आता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। भाई आपने नॉर्मली इनहेल किया जो कि इनवॉलंटरी है, फिर फोर्स लगा के और इनहेल किया, तो ये आपकी कैपेसिटी हो गई इंस्पिरेशन की, इनहेलेशन की। तो इसमें क्या क्या ऐड हो गया? एक तो IRV ऐड हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड क्या ऐड हो गया? जो फर्स्ट एक्चुअल में TV, टाइडल वॉल्यूम। तो IRV की वैल्यू आती है 3000 और TV, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500। दोनों का ऐड किया 3500 ml। यानी कि हमारे इनहेलेशन की जो कैपेसिटी है हमारे अंदर वो 3500 ml। समझ में आया नहीं आया? ठीक है चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC। बच्चों नॉर्मल एक्सेलेशन साथ में फोर्सफुली एक्सेलेशन, ये हमारी एक्सहेलेशन की कैपेसिटी है, एक्सपीरेशन की कैपेसिटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? EC बराबर ERV प्लस TV। ERV क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू 1100 होती है
और टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू 500 ml होती है। कितनी होती है बच्चों? 500 ml होती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 1100 प्लस 500 ये क्या हो गया? 1600 ml, यानी कि एक्सहेलेशन की जो कैपेसिटी है हमारे अंदर वो 1600 ml है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है बच्चों? यहां पर ध्यान से देखिए कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद में जितनी एयर बची रह जाती है लंग्स के अंदर, वो क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। दोबारा सुन लीजिए, नॉर्मल एक्सेलेरेशन के बाद भी जितनी एयर, रेजिडुअल एयर बची रह जाती है लंग्स के अंदर, वो क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। तो इसको हम इन शॉर्ट FRC से शो करते हैं और इसमें ऐड करते हैं ERV को और RV को। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जो कि 1100 ml है, 1100 ml है, और रेजिडुअल वॉल्यूम को जो कि 1200 ml है। तो इन दोनों को टोटल करने पर क्या आता है बच्चों? इनको टोटल करने पर आता है 2300 ml। कितना आता है? 2300 ml आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं बच्चों वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चों? इसके अंदर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को और IRV को। वाइटल कैपेसिटी क्या है कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के दौरान जितनी एयर रिलीज करते हैं, इसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1100 ERV का, टाइडल वॉल्यूम 500, IRV 3000 ml। ठीक है, 3000 ml। तो इन सबको टोटल करने पर वैल्यू आती है 4600 ml। अप्रोक्सीमेटली 4600 से 4800 ml होता है ये। तो इसे हम बच्चों वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं, यानी कि हाँ, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि लंग्स की पूरी कंप्लीट कैपेसिटी एयर को अकोमोडेट करने की। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? लंग्स की टोटल कैपेसिटी एयर को अकोमोडेट करने की, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इसमें चारों वॉल्यूम्स को, चारों जो वॉल्यूम है उनको हम टोटल करते हैं, ऐड करते हैं। तो TLC इक्वल्स टू ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकंड टाइडल वॉल्यूम, थर्ड IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर RV रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसकी ERV की वैल्यू 1100 होती है, टाइडल वॉल्यूम की 500 होती है, IRV की इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 3000 ml होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम की 1200 होती है। तो इन सबको जब टोटल करते हैं तो वैल्यू आती है 5800 ml। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 5800 ml। हाँ, एक सेकेंड बच्चों। तो बच्चों मैं रिपीट कर देता हूं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू होती है 3500 ml, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू होती है 1600 ml। फिर लेते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो होती है 2300 ml, वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू आती है 4600 ml, और टोटल लंग कैपेसिटी आती है 5800 ml। तो ये बच्चों वो डेटा है, वो वैल्यूज हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेक्चरशिप में जाएं, चाहे आप नीट के एग्जाम में जाएं, तो ये पूछी जा सकती हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक हम मंडे की क्लास को करेंगे। आपसे मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर जरूर रहना आप लोग, नहीं तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गैसियस एक्सचेंज को समझेंगे, जिसमें कैसे आल्वियोलीज के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, प्लस ऑक्सीजन का, CO2 का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, तो कितना कितना परसेंट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो मंडे की क्लास में आप सब ज्वाइन करना। ठीक है, थैंक यू।